जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। कृपा सब ते आप बनावे। सदा सुखी वसियो हो पराणी, सतदा नाम जुगावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। राजे नूं कद मंगण लावे, कद तू किस नूं राज पावे। तू ही जाने माया तेरी, तू ही आम तो खास बना दे। कद तू आम तो खास बना दे। डुबदी बेड़ी भी पार लगावे, जे तू सतगुरु चाहे। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया सब? सो दुख कैसा पावे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जाना अपने पाका दा, जाना अपने पाका दा, नीयत क्यों माड़ी करनी जद खाना अपने पाका दा। तेरी लीला न्याली है, तू सम्मी दुनिया सारी है। तेरे करके चली जांदी सबकी दुनियादारी है। तू दुख भंजन तू ताई तू ही दाता, जो भी मिले सब सिर मत्थे, किथों दाता किथे ल्यादा। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल? नाम जपे जो बाणी, हर पल तेरी तेरी सुबह के शाम जपे जो, किसे चीज दी किसे चीज दी भी लोड़ नहीं उसनू, शुक्र जो तेरा गावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर चलो जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। वेरी गुड इवनिंग शुभम, वेरी गुड इवनिंग कृष, वेरी गुड इवनिंग हरदीप, उमेश, ऋषिका, वीजियो वीजियो वीजियो, बिल्कुल वीजियो वीजियो वीजियो, बिल्कुल वीजियो जी। गुड इवनिंग प्रिंसी, गुड इवनिंग देव, गुड इवनिंग सृष्टि, गुड इवनिंग प्रखर, गुड इवनिंग राघव, गुड इवनिंग आकांक्षा, सोनाली, वंश, वेरी गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया हो सारे? कोई दिक्कत तो ना है? चलो बहुत बढ़िया जी, बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली आज से हमारी जीएसटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट होने जा रही है। इनकम टैक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है
और आज हमारी जीएसटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस की पहली क्लास है और कोशिश हमारी यह है कि टोटल 10 लेक्चर हम जीएसटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर लगाएंगे। मतलब आज हमारा पहला लेक्चर है तो 10 लेक्चर हमें जीएसटी के प्रैक्टिस पे लगाने हैं और 10 लेक्चर के बाद जितने भी जीएसटी में क्वेश्चन मैक्सिमम पेपर के अंदर बन सकते हैं वो सारे हमें करने की कोशिश करनी है। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। अरे पहले 4-5 लेक्चर जो होंगे वो चैप्टर वाइज होंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है वो जीएसटी के अंदर भी मिक्स क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन में सप्लाई वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फिर सप्लाई के चैप्टर में एग्जम्पशन वाला पॉइंट आएगा, फिर आईटीसी के चैप्टर में वैल्यूएशन वाला पॉइंट आएगा, फिर आईटीसी के चैप्टर में पेमेंट वाला पॉइंट आएगा। तो इस तरह से मिक्सिंग भी जो है वो जीएसटी के अंदर करेंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। हाँ, पहले हम चैप्टर वाइज करेंगे जी, पहले हम चैप्टर वाइज करेंगे जी, पहले हम चैप्टर वाइज करेंगे और 10 लेक्चर हमें जीएसटी के ऊपर लगाने हैं। 10 लेक्चर में कोशिश करनी है कि जीएसटी के जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे हम प्रैक्टिस कर पाए। बाकी मैं अगेन बोलूंगा, क्वेश्चन बैंक आप सबको मैंने दिया हुआ है, आप उसकी प्रैक्टिस करें। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर कोई बच्चा उस क्वेश्चन बैंक को सही तरीके से कर लेगा तो उसके नंबर बहुत बढ़िया आएंगे, ठीक है। और यहां पे हम सारा क्वेश्चन बैंक नहीं करेंगे, बट जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगेंगे कि एग्जाम के अंदर बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन जो होंगे वो हम यहां पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ। अब सबसे पहला चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। तो सबसे पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 आपके सामने है। चैप्टर नंबर 1 हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी का, उसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे। फिर हम आज वाली क्लास में सप्लाई के चैप्टर के ऊपर आएंगे, ठीक है। फिर आज हम सप्लाई वाले क्वेश्चन करेंगे और मैं तुम्हें एक दिन पहले बता दिया करूंगा कि कल हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं कल हम क्वेश्चन कौन से करने वाले हैं जी। कल हम क्वेश्चन करेंगे कॉम्पोजिशन लेवी वाले क्वेश्चन करेंगे, कल हम सप्लाई के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और कल हम टाइम ऑफ सप्लाई के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एक तो टाइम ऑफ सप्लाई रिवाइज करके आ जाना, एक कॉम्पोजिशन लेवी वाला चैप्टर रिवाइज करके आ जाना और एक सप्लाई वाला चैप्टर रिवाइज करके आ जाना। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ। सबसे पहला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें सबसे पहले यहां पे डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे देखो जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है चैप्टर 1 का? वो कह रहा है डिस्कस द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग। इट मींस इस पे आपको एक तो जीएसटी की लेविबिलिटी बतानी है कि इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, और अदरवाइज इट मींस अगर इस पे जीएसटी नहीं लगेगा तो और कौन सा टैक्स इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, आपको यह बताना है। अब उसने 4 चीजें बोली हैं। सबसे पहला वो क्या कह रहा है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फिर दूसरा वो कह रहा है पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। सेकंड वो कह रहा है टबैको वाले केस में क्या होगा, और फोर्थ वो कह रहा है ओपियम, इंडियन हेम्प और अदर नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड इस केस में क्या होगा जी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे ना देखो जिस तरह से आप मुझे आंसर दे रहे हो ना सर, इसमें काम नहीं चलेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं आंसर आप सारे देते हो, लिखना आपको 1% नहीं आता। अब मैं कहूंगा ना इसका आंसर तुम लिख के दिखा दो, तुम्हारे हाथ नहीं चलेंगे। तुम पता क्या बोलोगे, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नॉट लायबल टू जीएसटी, बस इतना लिख के काम कर दोगे। फिर पेट्रोलियम क्रूड नॉट लायबल टू जीएसटी, तुम लिखोगे टबैको लायबल टू जीएसटी, फिर लिखोगे ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक्स ड्रग्स लायबल टू जीएसटी। इसके आंसर लिखने से नंबर मिलेंगे 0/0। तुम्हें लगेगा आंसर तुम्हारा सही था, तो नंबर 0 क्यों निकल के आ रहे हैं? क्योंकि तुम्हें एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा तुम्हें। और तुम आंसर कैसे दे रहे हो, यस या नो में आंसर दे रहे हो। जैसे सामने तुमने आंसर दिया यस या नो, यस या नो में गेम नहीं चलेगी सर। अब अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, पहले मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूं, फिर इसका मैं तुम्हें आंसर दिखाऊंगा, तुम चेक करना कि क्या तुम उतना लिख पाते, और अगर उतना नहीं लिख पाते तो कितना लिख पाते। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अल्कोहलिक लिकर पे यह बात तो कंफर्म है कि यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, यह बात तो कंफर्म है। अच्छा, क्या इस पे वैट लगेगा? बिल्कुल लग सकता है। क्या इस पे सीएसटी लगेगा? बिल्कुल लग सकता है। क्या इस पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी? बिल्कुल लग सकती है। बट एक्साइज ड्यूटी भी सेंट्रल लेवल वाली नहीं होगी, स्टेट लेवल वाली होगी। यहां पे एक बात ध्यान देना, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आप यहां पे एक्साइज ड्यूटी लिख के आ रहे हो, खाली एक्साइज ड्यूटी लिख के आ रहे हो ना, वो क्वेश्चन में क्रॉस मार देगा।
क्योंकि खाली एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, बट अल्कोहलिक लिकर पे क्या है, अल्कोहलिक लिकर पे स्टेट लेवल की एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पे क्या लगेगा, यहां पे जीएसटी तो नहीं लगेगा, बट अगर इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट सेल करोगे तो सीएसटी और वैट लगेगा, और इसकी प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट कहती है स्टेट लेवल की एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगी, सेंट्रल लेवल की एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद पेट्रोलियम क्रूड। अब पेट्रोलियम क्रूड वाले केस में आप क्या करके आओगे, पेट्रोलियम क्रूड वाले केस में आप दो रेफरेंस देके आओगे। दो रेफरेंस क्या देके आओगे, याद करो आपने किया था, आपने आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए किया था। अब आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए में एक एक्सप्लेनेशन थी, अब वो एक्सप्लेनेशन प्लस में आप सेक्शन 9(2) की रेफरेंस देके आओगे। अब दो आपको यहां पे लिंकिंग देनी है, एक तो 246 ए की एक्सप्लेनेशन और एक सेक्शन 9(2). अगर आपको एक भी याद है तो भी चलेगा। अच्छा, इन दोनों में क्या कहा था, इन दोनों में कहा था 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस दिन से वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, बट इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। इट डजंट मीन इस पे और टैक्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, और तो टैक्स लगेंगे। अच्छा, इस पे भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी, बट इस पे सेंट्रल लेवल की एक्साइज ड्यूटी लगेगी, इस पे स्टेट लेवल की नहीं लगेगी। मैं दोबारा बोलूंगा, इस पे सेंट्रल लेवल की एक्साइज ड्यूटी लगेगी, इस पे स्टेट लेवल की एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। फिर अगर इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई करोगे तो वैट और सीएसटी यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। सर 366(12)(a) का भी दे आऊं, उसका क्यों देकर आओगे जी, उसका क्यों देकर आओगे। पेट्रोलियम क्रूड उससे कहां बाहर निकालें, एल्कोहलिक लिकर वाले केस में तुम फिर भी दे सकते हो, बट पेट्रोल वाले केस में नहीं दे सकते तुम, ठीक है। उसके बाद फिर टबैको। अब तुम सब जानते हो टबैको पे क्या है, टबैको पे जीएसटी भी है और टबैको पे एक्साइज ड्यूटी भी है। तो यहां पे दोनों बातें आपको लिख के आनी पड़ेगी। अगर हम टबैको की बात करेंगे, टबैको सब्जेक्ट टू जीएसटी और टबैको सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी, डबल टैक्सेशन की बात होगी, यहां पे डबल टैक्स लगेगा। अच्छा, अगर मैं इंडियन ओपियम और इंडियन हेम्प की बात करूंगा, अब ये ओपियम हो गया, इंडियन हेम्प हो गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मान लो चरस हो गया, चरस हो गया, चरस, गांजा, अफीम, अफीम की भी खेती होती है, तो ये उसकी बात कर रहा है, तो ये उसकी बात करने चाह रही है। अब गवर्नमेंट कह रही है यहां पर भी एक्साइज ड्यूटी है, बट अगेन यहां पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो स्टेट लेवल की एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल लेवल की नहीं है, और यहां पर जीएसटी भी है। तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, एक तो अल्कोहलिक लिकर वाले केस में और एक इंडियन हेम्प वाले केस में, दोनों केस में स्टेट लेवल की एक्साइज ड्यूटी लगेगी, सेंट्रल लेवल की नहीं लगेगी। लीकर वाले केस में जीएसटी नहीं है, इंडियन हेम्प वाले केस में जीएसटी है। फिर पेट्रोल वाले केस में जीएसटी नहीं है, बट वहां पे सेंट्रल लेवल की एक्साइज ड्यूटी लगेगी। और यहां पे टबैको वाले केस में एक्साइज ड्यूटी भी है, जीएसटी भी है, और वहां पर भी सेंट्रल लेवल की एक्साइज ड्यूटी लगेगी, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे एक बार चेक करो, अब तुम वहां पे ये देखो इतना बड़ा आंसर है, और मेरे को लग रहा है कि तुम एक लाइन में इसकी गेम खत्म करके आते हैं। और फिर पता भारत की क्या बोलते हो, भाई कितना आसान पेपर था भाई, भाई पहला क्वेश्चन देखा वो तूने, ओ भाई तेरे को पता पहला क्वेश्चन कौन सा बना, अरे यार वो गाबा सर ने नहीं कराया था पहली क्लास में, अरे वो अल्कोहलिक लिकर वाला, अल्कोहलिक लिकर नो जीएसटी, ओनली एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल जीएसटी नो, नो जीएसटी नो, नो रिकमेंडेड काउंसिल, काउंसिल रिकमेंडेड। उसके बाद भाई टबैको जीएसटी प्लस अपना एक्साइज, भाई अपना ओपियम इंडियन हेम्प जीएसटी प्लस, और भाई 4 नंबर पक्के हो गए। इसमें नंबर मिलेगा तुम्हें आधा, कितना मिलेगा, आधा। फिर नंबर कितने आएंगे, 22। किया कितने नंबर का था, 100। फिर समझ नहीं आ रहा 100 में से 22 क्यों आए, पल्ले ही नहीं पड़ रहा 100 में से 22 क्यों आ रहे। पेपर किया 100 का नंबर आ रहे 22, वो इसलिए आ रहे ना कि तुमने कुछ लिखा तो है नहीं, कहानियां गढ़ के आगे तुम यहां पे नालायक कहीं के। तो मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं बेटे, मैं क्या लिखवाऊंगा इसको, लिखना तो तुम्हें, बच्चा कह रहा आप लिखवा दो ना, पेपर मेरे नहीं है ना, पेपर तो तुम लिखोगे। एक बात तो ये कोई थ्योरी पेपर थोड़ा है, प्रॉब्लम क्या, वो लिखने की आदत पड़ गई, राइटिंग प्रैक्टिस। ये कोई कंपनी लॉ वाला पेपर नहीं है ना मेरे बच्चे, ये तो प्रोविजन बेस है, ठीक है ना। अब ये तो आपके सामने प्रोविजन है, अब मैं भी लिखवा दूंगा, अब भी मैं क्या लिखवाऊंगा, मैं भी ये लिखवा दूंगा, आपको भी ये लिखना है। बात मेरी समझ में आ रही है। सेक्शंस तुम्हें याद नहीं है चलेगा, सेक्शन तुम्हें याद नहीं है चलेगा, बट कम से कम क्वेश्चन तुम्हें आंसर लिखना आना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। सर एक क्वेश्चन आप लिखवा दो, चलो जी मैं लिखवा दूंगा, तुम्हें भी थोड़ा दिलासा, एक दिलासा ही होता है, मेन तो एक दिलासा ही होता है कि चलो गाबा सर भी पेपर दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं मैं भी लिखवा दूंगा, मैंने भी देख देख के लिखना है मेरे बच्चे, ठीक है। तुम भी मेरे साथ लिखते रहना, दोनों अपना 15 मिनट आराम से लगा लेंगे, ठीक है। दिलासा, थोड़ा सा दिलासा मिल जाता है ना, होता थोड़ा कि यार कोई तो हमारे साथ है ही है,
ये हमारे गम के अंदर। तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन लिखवा दूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन, टेंशन मतलब एक क्वेश्चन लिख लेंगे जी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिख लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ा आपको दिलासा दे दूंगा जी। चलो अब यहां तक क्लियर है। तो ये आपको देखना है, मैं आपको बार बार क्वेश्चन बैंक देने का मतलब ही क्या होता है, क्वेश्चन बैंक देने का मतलब ही होता है कि एक बार आंसर की रीडिंग लेना कि हमें कितना आइडिया हो कि इसमें कितना लिख के आना है, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं जितने मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए हुए ना ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे तो सारा क्वेश्चन बैंक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुम्हारे पास सारा क्वेश्चन बैंक करने का टाइम नहीं है तो ये वाले क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आओ जी। अब देखो वो कह रहे हैं अंडर द जीएसटी ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स is to be borne by the final consumer, examine the validity of the statement। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर का तुम्हारे एग्जाम में कई बार बन चुका है। अब सुन लो तुम बच्चा क्या लिख के आता है इसमें। अब बच्चा पता क्या लिख के आता है, उसने क्वेश्चन पूछा अंडर द जीएसटी ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। भाई साहब उसने क्वेश्चन पूछा 1.5 लाइन का, बच्चा आंसर लिख के आ रहा है योर स्टेटमेंट इज वैलिड। कई बच्चे तो योर स्टेटमेंट भी नहीं, वैलिड, खाली वैलिड, बस इतने। हाँ गाबा सर हाथ भी तो दर्द हो जाएंगे ना, दबाएगा कौन। एक बच्चा लिख के आ रहा है करेक्ट, यू आर करेक्ट, यू करेक्ट। फिर हमारी इंग्लिश बड़ी खतरनाक होती है, यस जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड, वाई वैल्यू एडिड, यू करेक्ट, वैल्यू एडिड करेक्ट, वैल्यू एडिड टैक्स, यू आर राइट, काम खत्म। नालायकों। सुनो ध्यान से, तो पहले समझो, वो ये तो समझ में आ गया उसकी स्टेटमेंट सच्ची है। क्यों सच्ची है भाई, क्यों सच्ची है, क्या रीजन दे के आना तुम्हें, आप समझ पा रहे हो। क्या तुम पेपर में कला करें, ये तुम हंस रहे हो ना, इसका मतलब तुम्हें पता तुम्हारी रियलिटी यही है। हंसना नहीं है, मैं गुस्से में, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आज बढ़ो। मैं गुस्से में हूं, ध्यान रखना, हंसना नहीं, सिंपल सी बात है। अब ये तुम क्या कह रहे हो योर स्टेटमेंट इज वैलिड, तो भाई वैलिड का रीजन भी तो बताओ। नहीं, तुम वैलिड का रीजन भी तो बताओगे, क्यों वैलिड है। वैलिड है तो वैलिड है, वैलिड हमने बोल दिया तो वैलिड है। अरे भाई वो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तुम खाली एक अक्षर लिख के आ रहे हो वैलिड, तो आंसर भी तो दो ना। अब देखो वैलिड क्यों है, अब एक बात तो इसमें क्या लिखोगे कि जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है। क्यों वैल्यू एडिड टैक्स है, उसका रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करते हैं उस परचेज पे जो भी हम जीएसटी पे करके आते हैं उस जीएसटी का हमें क्रेडिट मिल जाता है, और जब उस जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है तो उस जीएसटी को हम अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं करते। जब कॉस्ट में ऐड नहीं करते तो कैस्केडिंग नहीं होता, तो फिर जितनी वैल्यू एडिशन होती है, जितना हम प्रॉफिट जोड़ते हैं उस प्रॉफिट पर ही अल्टीमेटली टैक्स जाता है। ये इसका आंसर आएगा। मतलब तुम्हें लिखना पड़ेगा ना कि वैल्यू एडिशन पे क्यों, तो भाई वैल्यू एडिशन पे क्यों, क्योंकि हमें आईटीसी मिल जाता है, और अगर हमें आईटीसी मिल जाता है इसलिए ग्रॉस वैल्यू पे नहीं लगता, वैल्यू एडिशन पे लगता है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहे द स्टेटमेंट, देखो अब उसने द स्टेटमेंट इज करेक्ट, बस तुम इतना लिख के आते हो और तुम इसके एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हें 3 नंबर दे। तुम इसके एक्सपेक्ट करते हो ना कि वो तुम्हें 3 नंबर दे कि भैया स्टेटमेंट इज करेक्ट, और कई बच्चे तो इतना 3 वर्ड भी क्यों लिखे, सिर्फ करेक्ट, काम खत्म। अब इसका नंबर है 1 या आधा नंबर मिलेगा। आगे पढ़ो, मेन आगे उसने आगे क्या लिखा है, कह रहा है जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इट इज लेविड ऑन ऑल स्टेट, इट इज लेविड ऑन ऑल स्टेज राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर अप टू द फाइनल कंज्यूमर विद क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट प्रीवियस। वही कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो भी आपने प्रीवियस स्टेज पे टैक्स पे किए हैं उसका तुम्हें क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, एंड सेट ऑफ। अब सेट ऑफ करेंगे, रिजल्टली ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। वो ये बात कहना चाह रही है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है नहीं सर इतना भी हमें ऐसा नहीं, मैं तो कह रहा हूं कई बच्चे लिख के आते हैं तो भी तो उनके अच्छे नंबर आते हैं, बट मैं कह रहा हूं मेजोरिटी जो 70% बच्चा तो काम खराब कर रहा है ना, तो 70% बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, 30% बच्चे की बात नहीं कर रहा, 70% बच्चे भी मेरा टारगेट है ताकि उनको समझ में आए कि वो गलती क्या करके आने हैं। अगर वो 70% बच्चे पास होना चाहते हैं या वो कंपटीशन में आना चाहते हैं, अगर आप खाली ये लिख के आओगे तो तुम कंपटीशन से ही बाहर हो। मैं बता रहा हूं सर, तुम कंपटीशन से ही बाहर हो फिर, अगर तुम खाली ये लिख के आ रहे हो।
वैलिड इनवैलिड की बात नहीं हो रही, क्यों वैलिड है, क्यों वैल्यू एडिशन टैक्स है, क्योंकि हमें आईटीसी मिलता है, और अगर आईटीसी मिलेगा उसलिए हमें ऑब्वियसली मतलब टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा, और अगर कैस्केडिंग नहीं होगा तो वैल्यू एडिशन पे टैक्स आएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब पॉइंट नंबर 9, अच्छा देखता हूं, चलो तुम पॉइंट नंबर 9 का कितना आंसर देते हो। एक बार पॉइंट नंबर 9 देखो क्या जी। अब पॉइंट नंबर 9 एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कह रहा है विच आर द कमोडिटी विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेशन ऑफ सच कमोडिटी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। बताओ वो कह रहे कौन कौन सी कमोडिटी जो है वो जीएसटी से बाहर है। वो कह रहे हैं विच आर द कमोडिटीज विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ टैक्सेशन ऑफ सच कमोडिटी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अब बताओ क्या होगा जी। तो कौन कौन से कमोडिटी यहां से बाहर है? तो भैया एक तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बाहर है, फिर आपके 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर है, ये दोनों बाहर है। गलती से टबैको मत लिख के आना, गलती से इंडियन हेम्प नार्कोटिक्स मत लिख के आना। एक तो एल्कोहलिक लिकर बाहर है, एक पेट्रोल बाहर है। फिर उसने ये पूछा भी है कि जीएसटी के बाद क्या होगा, तो जीएसटी के बाद ये होगा इन पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट इन पे स्टेट सेंट्रल और स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और जो इन पे वैट और सीएसटी है वो एप्लीकेबल होंगे, जीएसटी इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे एक बार चेक करना, अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं, ये देखो इन्होंने आंसर क्या लिखा है। इन्होंने आंसर वही लिखा है कि भैया पहली बात तो एल्कोहलिक लिकर यहां से बाहर है, पेट्रोल यहां से बाहर है, उस पर जीएसटी तब लगेगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, बट हाँ उस पर एक्साइज ड्यूटी आज भी एप्लीकेबल होगी और वैट और सीएसटी आज भी एप्लीकेबल होगा। ये पॉइंट आपको यहां पे लिख के आना है, बस ये पर ध्यान दो। मैं दोबारा कह रहा हूं, जितने भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं आंसर आपको सारे आते हैं। कई बच्चों को लग रहा हो क्या बच्चों वाले क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं आंसर तुम्हें सारे आते हैं, बस तुम डेली आधा घंटा थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने में निकाल लो। अगर तुम लिखने में निकाल लोगे ना तुम्हारे 15-20 नंबर बढ़ जाएंगे, सही बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन है, बट सारे प्रैक्टिकल नहीं बनते जीएसटी में। इनकम टैक्स में फिर भी प्रैक्टिकल बन जाते हैं, बट जीएसटी में सारे प्रैक्टिकल नहीं बनते। जीएसटी में प्रोविजन ज्यादा लिख के आने होते हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। तो अगला पॉइंट देखो यहां पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाँ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ध्यान से, ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड ओब्लिक और पोजेशन इज नेसेसरी फॉर ए ट्रांजैक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जामिन। अब बताओ अगर ये क्वेश्चन बन गया तो आप क्या लिख के आओगे यार? मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ, अगर ये क्वेश्चन बन गया, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन बन गया तो आप बताओ क्या लिख के आओगे? इसका आंसर बताओ क्या लिख के आओगे? मेरे को बताओ इसके आंसर में क्या लिख के आओगे? वो कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोजेशन इज नेसेसरी फॉर ए ट्रांजैक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जामिन। अब बताओ क्या लिख के आओगे? क्या लिख के आओगे इसके अंदर? यस थोड़ा लिख के आओगे क्या? यस क्या? यस दिमाग खराब कर रखा है मेरा। क्या क्या यस है? क्या यस? इधर सुनो ध्यान से, वो बीच में एंड ओब्लिक और की बात कर रहा है। क्या यस? एंड यस और यस। क्या यस? क्या यस? एंड यस है और यस है। क्या यस है? उसे दो चीजें बोली हैं कि एंड आएगा या और आएगा, या दोनों के लिए यस है। एंड के लिए यस है या और के लिए यस है, या दोनों के लिए यस है? तो सुनो ध्यान से, दोनों के लिए यस है। नालायको दोनों के लिए यस है। फिर देखो एक बच्चा कह रहा है एंड के लिए, एक बच्चा कह रहा है और के लिए, दोनों के लिए यस है। अब सुनो दोनों के लिए यस कैसे है? याद करो आपको मैंने शेड्यूल 2 बताया था। अब शेड्यूल 2 में एक तो हमने 1A किया था, एक हमने 1C किया था। अगर आपको याद रहो, एक हमने 1A किया था, एक हमने 1C किया था। 1A में क्या था? अगर आपने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया इमीडिएटली। अब अगर टाइटल इमीडिएटली कर दिया, इसका मतलब क्या है कि आपने टाइटल भी दे दिया, आपने पोजेशन भी दे दिया। तो टाइटल और पोजेशन अगर इमीडिएटली चला गया तो भी वो गुड्स की सप्लाई बन जाता है 1A में। बट याद करो 1C में क्या था? 1C में था अगर आपने टाइटल दिया फ्यूचर डेट में। अब अगर आपने टाइटल दिया फ्यूचर डेट में बट
अब एक बात बताना, फ्यूचर डेट में टाइटल दिया बट आपने पोजेशन तो दे दिया। वो हायर परचेज वाला केस था, उसमें पोजेशन तो चला जाता है। अब तुमने पोजेशन दे दिया, टाइटल तुम दोगे बाद में, उसको भी हम गुड्स की सप्लाई बोलते हैं। तो इट मींस अगर पोजेशन चला गया, टाइटल बाद में जाएगा, तो भी वो गुड्स की सप्लाई है। और अगर पोजेशन एंड टाइटल दोनों एक साथ चले गए तो भी वो गुड्स की सप्लाई है। तो यहां पे दो एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो कौन सा केस है। तो ये एंड वाला केस भी सही है और ये और वाला केस भी सही है। एंड वाला केस किस केस में सही है? 1A वाले केस में सही है। और वाला केस किस केस में सही है? 1C वाले केस में सही है। तो यहां पे 1A और 1C दोनों की बात हो रही है, बस ये पर ध्यान दो। तो आंसर देख लो इसका, ये आंसर है। अब देखो यहां पे उसने लिखा ना, टाइटल एज वेल एज पोजेशन बोथ हैव टू बी ट्रांसफर फॉर ए ट्रांजैक्शन टू बी कंसिडर सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, इन केस टाइटल इज नॉट ट्रांसफर, अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं है तो वो सर्विस के सप्लाई बनेगा। ठीक है, उसने उसके आगे बाद क्या बोला, कह रहा इन सम केसेस पोजेशन में बी ट्रांसफर्ड, पोजेशन में बी ट्रांसफर इमीडिएटली बट टाइटल में बी ट्रांसफर फ्यूचर डेट। ये 1C की बात कर रहा है, तो उसको भी हम गुड्स के सप्लाई में कंसीडर करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। बात मेरी समझ में आ रही है? तो बातें छोटी छोटी हैं, यस या नो में कहानी मत गढ़ो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप अगर एज ए एग्जामिनर सोच के पेपर लिखोगे, तुम बेस्ट लिख के आओगे। तुम ये मानोगे तुम एग्जामिनर हो, एक पेपर तुम्हारे पास चेक करने के लिए आया, तुम क्या जो तुम लिख के आ रहे हो उसके तुम नंबर दोगे या नहीं दोगे? बच्चा जरा दे देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दे देंगे क्या? बस सर नहीं दोगे, तुम नहीं दोगे सर। मैं सही बता रहा हूं, इंसान अपने लिए वकील बन जाता है, दूसरों के लिए वो जज बन जाता है। तुम अपने लिए वकील बन जाओगे, तुम अपना डिफेंस करोगे। क्यों भाई? लिखा तो है, यस तो लिखा है, यस के तो नंबर दे। और अगर वही दूसरे बच्चे का पेपर तुम्हारे पास चेक होने के लिए आएगा ना, तुम उसको पता क्या बोलोगे? क्यों नंबर दूंगा तुझे, तो उसके प्रोविजन तो लिख के आ। तो सिंपल सी बात है, जब तुम उसको नंबर नहीं दे रहे तो अपने आप से नंबर कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो अपने लिए भी जज बन जाओ। बात समझ रहे ना? अपने लिए भी क्या बन जाओ? जज बन जाओ। एक बच्चा जरा लिखने का टाइम, अरे मैं अभी लिखने की बात नहीं कर रहा नालायक, लिखने का टाइम तो 1 घंटे के बाद 1 घंटा लिखते रहना आज की क्लास के बाद। अगर मैं आज की क्लास में भी तुम्हें लिखने के लिए बोलूंगा, 2 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? और मुझे तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है। तुम लिखने का आधा घंटा अलग निकाल लो, मैं बता रहा हूं कि तुम्हें क्या गलतियां नहीं करनी है, बस ये ध्यान रखना चाहिए। क्या बात मेरे? सेक्शन नंबर याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेक्शन नंबर याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं। ठीक है ना? प्रोविजन तुम्हें याद होनी चाहिए, चलेगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आओ जी। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आओ, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहां पे जी। हाँ जी, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 एक बार चेक करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और मुझे बताना इसमें क्या लिखोगे, फिर बताना मुझे क्या लिखोगे। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट टू सप्लाई। बताओ, पहले बताओ क्या बताना है, क्या ये एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं, ये बताना है। विद शेड्यूल 1, आपको साथ में शेड्यूल 1 भी लेके चलना है। पहले बताओ शेड्यूल 1 किसका है? शेड्यूल 1 है विदाउट कंसीडरेशन का। शेड्यूल 1 किसका है? फ्री ऑफ कॉस्ट वाले केस का है। तो शेड्यूल 1 में फ्री ऑफ कॉस्ट की बात होती है, शेड्यूल 1 में विदाउट कंसीडरेशन की बात होती है। तो आपको बताना है सप्लाई है या नहीं है। तो उसने बोला पहला। अब पहला वो क्या कह रहा है जी? पहला, सुलेखा मैन्युफैक्चरर हैव ए फैक्ट्री इन दिल्ली एंड ए डिपो इन मुंबई। फैक्ट्री इन दिल्ली एंड डिपो इन मुंबई, बोथ दीज एस्टेब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट। वो दोनों अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड हैं। फिनिश गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली टू मुंबई। फिनिश गुड्स भेजा जा रहा है डिपो विदाउट कंसिडरेशन सो दैट सेम कैन बी सोल्ड। अब मेरे को बताओ जी क्या इसका आंसर क्या लिख के आओगे? इसका आंसर बताओ क्या लिख के आओगे मुझे? रेफरेंस बताओ। रेफरेंस आएगी सेक्शन 7(1)(c) रेड विद शेड्यूल 1 पैरा 2। मैं दोबारा बोलूंगा, 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 2। अब तुम पैरा 2 पहले एक्सप्लेन करके आओगे। यहां पे तुम पहले पैरा 2 यहां पे एक्सप्लेन करके आओगे। पैरा 2 में क्या लिखोगे? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1। फिर डिस्टिंक्ट पर्सन मींस, आप फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में लिख के आओगे कि पर्सन हैव टू एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट एंड बोथ हैव डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, तो बोथ एंटरप्राइज डीम्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन।
तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में भी डिफाइन करके आओगे और फिर आप लिखोगे एज पर द अबव प्रोविजन, ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो इसलिए ये काम जो है 7(1)(c) शेड्यूल 1 के पैरा 2 में सप्लाई बनेगा, तब जाके तुम आंसर लिख के आओगे। ये यस वाली कहानी मत करना मेरे सामने, मैं आपको बार बार कह रहा हूं यस वाली कहानी मत करना। सर पेपर को बहुत कम दिन बचे हैं, मैं तुम्हें गलतियां बता रहा हूं कि तुम्हें क्या गलतियां नहीं करके आनी है, इसके बावजूद भी तुम गलती करके आ रहे हो, फिर मुझे मत कहना कि पेपर मेरे क्लियर क्यों नहीं होते। तुम्हें रीजन बता रहा हूं पेपर ना क्लियर होने के। आंसर बहुत सारे बच्चों को आते हैं, उनको लिखना नहीं आ रहा बस, और अगर अभी भी तुम लिखना नहीं सीखोगे तो पेपर में दिक्कत आएगी, बस ये पर ध्यान देना। आगे देखो जी, अगला वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है रमन, अब रमन इज एन आर्किटेक्ट, अब रमन एक आर्किटेक्ट है, रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई, अब वो चेन्नई में आर्किटेक्ट है। हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन इज वेल नोन लॉयर, रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू फैमिली डिस्प्यूट। बताओ, अब यहां पे बताओ, रेफरेंस दो मुझे जी, जल्दी रेफरेंस दो जी मुझे। हेलो भाई साहब रेफरेंस दो मेरे को, सारे बच्चे बोलो रेफरेंस दो, रेफरेंस, रेफरेंस बताओ, रेफरेंस क्या दोगे, रेफरेंस क्या दोगे, 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 4, 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 4, पहले पैरा 4 एक्सप्लेन करके आओगे। पैरा 4 में क्या लिखोगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एनी पर्सन, बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी या फ्रॉम हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अभी काम खत्म नहीं होगा, फिर तुम रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन लिख के आओगे, सारी नहीं, ये लिखोगे रिलेटेड पार्टी इंक्लूड्स फैमिली, फिर तुम फैमिली की डेफिनेशन लिख के आओगे। अब फैमिली में बीवी और बच्चे सारे अच्छे, बीवी और बच्चे सारे अच्छे, पेरेंट्स भाई बहन वो तब अच्छे होते हैं जब वो डिपेंडेंट होते हैं। तो यहां पे भाई जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, भाई क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्यों है, क्योंकि वो वेल नोन लॉयर है, वो खुद सेटल्ड है, तो वो नॉट डिपेंडेंट है। तो अगर वो नॉट डिपेंडेंट है तो ही इज नॉट कवर अंडर रिलेटेड पार्टी, और अगर नॉट कवर अंडर रिलेटेड पार्टी तो यहां से बाहर हो गया, इसलिए वो काम सप्लाई नहीं बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो पूरा एक्सप्लेन करके आना, मेरे को बस यही डर है, तुम्हें यस नो सारा पता है, बस पूरा एक्सप्लेन करके आना। तुम्हारे मन में क्यों यस आया ना, वो सारी बातें लिख के आना। तुम जैसे तुमने नो बोला, यहां पर नो क्यों बोला, तुम्हारे दिमाग में आया नो इसलिए बोला सर भाई डिपेंडेंट नहीं है, ये आया ना, हेलो ओए 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 ओए, तुम्हारे मन में ये आया ना भाई डिपेंडेंट नहीं है, ये तुम्हारे मन में आया ना, तो ये लिख के आने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, ये तुम्हें लिख के आने में क्या दिक्कत हो रही है। तुमने बोला ना कि भाई डिपेंडेंट नहीं है, यही रीजन तुम्हारे मन में आया ना, तो इसको लिखो ना। फिर पहले 7(1)(c) का पैरा 4 एक्सप्लेन करो, फिर रिलेटेड पार्टी के बारे में लिखो, उसके बेस पे तुम आंसर लिख के आओ। फिर यहां पे जब तुम्हारे मन में रीजन सही आ रहा है तो आंसर लिख के आओ ना बच्चा। अगर रीजन हिंदी में आ रहा है गाबा सर, हिंदी से इंग्लिश तोबा तोबा, क्या कहने लाग रहे, हमारी हरियाणवी है, हरियाणवी में लिख के आवेंगे यूं लठ गाड़ के आवेंगे। अगर एक बार कह दे हरियाणा में लिख के आना, यूं लिखा आवेंगे कि बेरा कोना पट्टा है, हाँ बाबली बूछ है के जब तने कह दिया कि यो सप्लाई ना है तो ना है, क्या कहना लग रहा, समझ में आ रहा ना आ रहा। फिर बिहारी बच्चा बोलेगा हम बिहारी में लिख के आ सकते हैं, के कहत बानी जब थाने हमने कही दई कि ये सप्लाई नहीं तो नहीं ना। फिर पंजाबी बोलेगा और मैं तानू कह रहा ऐ सप्लाई नहीं हैगी तो नहीं हैगी ना। ऐसा नहीं होता ना, लैंग्वेज एक ही चलेगी, लैंग्वेज एक ही चलेगी। अगर भाई जॉबलेस हुआ तो पर्सनल पर्पस के लिए तो भी सप्लाई नहीं है, उसके डिस्प्यूट के लिए। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? क्या बात मेरे समझ में आ रही है? डन, लॉक करें जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। देखो वो कह रहा है वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इन द अबव केस रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस इन चेन्नई। अब बताओ क्या आपका आंसर अलग होगा अगर रमन ने एडवाइस ली है अपने बिजनेस के लिए। बताओ अगर रमन ने एडवाइस अपने बिजनेस के लिए ली है तो क्या आपका आंसर अलग होगा? नहीं होगा जी, नहीं होगा। चाहे बिजनेस के लिए ली हो बट वो रिलेटेड पार्टी नहीं है,
वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो अगर वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, चाहे इन द कोर्स में हो चाहे वो नॉट इन द कोर्स में हो, तो सर वो सप्लाई में आएगी नीचे, वो सप्लाई में नहीं आएगी। तो देखो आप ये इसका आंसर देखो सर, आप आंसर देखना, देखो उसने पहले आंसर लिखा है, डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में यहाँ पे लिखा है और फिर उसने आंसर लिखा है। फिर अगले का आंसर देखो, उसने को रिलेटेड पार्टी के बारे में लिखा है, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद उसने फिर यहाँ पे आंसर लिखा है। फिर उसने यहाँ पर वही बोला है कि भाई वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो सप्लाई नहीं बनेगा। ये सारी बातें उसने यहाँ पे लिखी है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो तो अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखो जी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या जी, वो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एज पर शेड्यूल 2 ऑफ CGST। बताओ जी। अब वो कह रहा है वेदर, आपको बताना है क्या ये गुड्स की सप्लाई है, क्या ये सर्विस की सप्लाई है। आपको बताना है क्या ये गुड्स की सप्लाई है, क्या ये सर्विस की सप्लाई। पहला, अब वो कह रहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम सब जानते हैं सर्विस की सप्लाई है। अब अगर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट ट्रांसफर, हम सब जानते हैं ये गुड्स की सप्लाई है पैरा 4A में। फिर ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, राइट इन गुड्स वाला केस जो है हम सब जानते हैं 1B में सर्विस की सप्लाई है। फिर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी शैल बी फ्यूचर डेट, हम सब जानते हैं ये गुड्स की सप्लाई है 1C में। अब देखो अगर ये क्वेश्चन बना 2 नंबर का, अगर ये बना 2 नंबर का, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख के आ सकते हो, क्योंकि जब ये पेपर में क्वेश्चन बना था ना, ये 2 नंबर का ही बना था। अब ये 2 नंबर का बना था तो आंसर इतना चल गया, बट अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर के अंदर बना तो यू हैव टू एक्सप्लेन कंप्लीट प्रोविजन। आफ्टर दैट आपको फिर उसका आंसर लिख के आना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो भगवान से दुआ मांगो कि क्वेश्चन 2 नंबर के अंदर दोबारा बन जाए। अगर 2 नंबर के अंदर बन गया तो आप इतना भी लिख के आ सकते हो। अगर ये 4 नंबर के अंदर बना तो पहले अपने प्रोविजन लिख के आना है, उसके बाद अपने आंसर लिख के आना है। सर प्रोविजन में क्या लिख के आएंगे? प्रोविजन में पहले तुम शेड्यूल 2 लिख के आओगे कि शेड्यूल 2 इसकी बात करता है। तुम कैसे रेफरेंस दोगे? तुम रेफरेंस दोगे 7(1) कैपिटल A लिखोगे। 7(1) कैपिटल A में क्या लिखोगे कि अगर कोई काम 7(1) में सप्लाई बन गया तो वो गुड्स की बनेगा या सर्विस की बनेगा। रेफर करो शेड्यूल 2। फिर तुम्हें शेड्यूल 2 के बारे में, शेड्यूल 2 पूरा नहीं, नालायक, अबे ना, मुर्गा बन, मुर्गा बन, मुर्गा बन, ओए मुर्गा बन, नहीं नहीं बन, नहीं बन, नहीं बन, नहीं बन, सॉरी आपको बोला मुर्गा बन, सॉरी। तो शेड्यूल 2 पूरा नहीं, शेड्यूल 2 की ऊपर वाली हेडिंग सिर्फ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन डीम्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, वो हेडिंग सिर्फ कह रहा हूं। फिर उस हेडिंग से तुम उस पैरा के ऊपर आओगे जो पैरा के बारे में वो बोल रहा है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो शेड्यूल 2 पूरा थोड़ी लिख के आना है। डन? लोग कर दे। चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट देखो यहां पे जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। आपको इसके अंदर भी बताना है कि ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है। अब वो कह रहा है टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब बताओ, आईपीआर की बात कर रहा है वो, आईपीआर। अब वो क्या कह रहा है? आईपीआर की बात कर रहा है कि आईपीआर का टेम्परेरी ट्रांसफर, यानी आईपीआर का टेम्परेरी ट्रांसफर। बताओ आईपीआर का टेम्परेरी ट्रांसफर जो है वो सर्विस के सप्लाई बनेगा। तुम सब जानते हो, ये पैरा 5 के सी पॉइंट में लिखा है, पैरा 5 के सी पॉइंट में लिखा है। आगे देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल टू बी मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश। अब ये काम सप्लाई बनेगा जी, ये काम जो है वो सप्लाई बनेगा। अब ये काम सप्लाई बनेगा 7(1) के अंदर जी। ये तुम सब जानते हो, ये काम जो है 7(1) में सप्लाई बनेगा। और किसके सप्लाई बनेगा? गुड्स की सप्लाई बनेगा जी। ये काम 7(1) सेल्फ सप्लाई वाले काम की बात कर रहा है। फिर एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ये किसकी बात कर रहा है? जो वर्कर की, जो वर्कर, याद करो पैरा 3। अब पैरा 3 में काम सर्विस की सप्लाई बनेगा। फिर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, अब याद करो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, याद है वो मैंने क्या कहा था?
टाइटल टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे, राइट राइट वाले सर्विस बनेंगे, सर्विस बनेंगे, टाइटल टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे, राइट राइट वाले सर्विस बनेंगे, सर्विस बनेंगे। ये सारी बातें हमने यहां पे की थी। तो वो यहां पे टाइटल की बात कर रहा है, तो टाइटल वाला जो है पैरा 1A में गुड्स की सप्लाई बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब यहाँ पे आप इसका आंसर देखेंगे तो ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ठीक है। अगेन क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है, अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आप इतना लिख के आएंगे, 4 नंबर का है तो प्रोविजन आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? डन, लॉक करें। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन आप मुझे बताओगे जी, अगला क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, द गुड्स सप्लाई ऑन हायर परचेज बेसिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। बताओ जी, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो जी, क्या कह रहे हैं वो? The goods supplied on a higher purchase basis will be treated as supply of services. Examine the validity of the treatment. Not valid. Not valid. आंसर हम क्या लिख के आएंगे? Not valid. Not valid के साथ में रीजन भी लिख के आना है। हाँ तन्वी, तन्वी बिल्कुल सेम। हाँ जी, नोट वैलिड के साथ में बेटे रीजन भी लिख के आना है। क्या रीजन लिख के आओगे बताओ? तुम ये लिख के आओगे कि ना ना जी ना, ये तो झूठ बोल रहा है, ये स्टेटमेंट जो है वैलिड नहीं है, ये सर्विस की सप्लाई नहीं है, ये गुड्स की सप्लाई है। अब ये गुड्स की सप्लाई क्यों है, तो आप इसका रीजन 1C वहां पे एक्सप्लेन करके आओगे, ठीक है ना। स्टेटमेंट वैलिड नहीं है ना, तो 1C वहां पे एक्सप्लेन करके आओगे, तब जाके आंसर तुम्हारा कंप्लीट होगा। देखो इस सेशन का मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें कितना फायदा होगा, बट ये फायदा तुम्हें जरूर होगा। तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें पेपर में क्या गलतियां नहीं करके आनी जो तुम नॉर्मली गलतियां करके आते हो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब आगे देखो जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 का मुझे आंसर दो सारे के सारे बच्चे। अब ये तुम खुद करोगे जी। हाँ हाँ अनुज, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी में लिख लो जी, हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना एग्जामिनर बोलेगा बच्चा प्रैक्टिकल है, वो खुश होकर एक और अटेम्प्ट देगा, फिर अगले 6 महीने बाद वापिस आओगे, फिर दोबारा हिंदी में लिख लेना, फिर 6 महीने, फिर हिंदी, फिर 6 महीने, फिर इंग्लिश, फिर कोई अटेम्प्ट नहीं, नालायक। ये क्वेश्चन आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन आप करोगे, मैं नहीं करूंगा जी। हाँ जी, फटाफट से आंसर दो। आंसर दो फटाफट से मुझे आंसर। सप्लाई बनेगा। अरे भाई मैं तेरा रिप्लाई तो कर दूं, नाम तो पढ़ने में नहीं नाम आ रहा ना, मैं तो डर रहा हूं नाम पढ़ने में। लूसी फिर नाम पता नहीं क्या रखा तूने, लूसी फिर। अब मैं नाम गलत बोल दूंगा फिर तो भाई गुस्सा हो जाएगा, इसलिए मैं तेरा नाम ही नहीं पढ़ पा रहा। 2-3 नाम तूने इकट्ठे जोड़ के बनाए हुए अपने नाम, तो इसलिए बड़ी दिक्कत आ रही है नाम पढ़ने मेरे को। हाँ नहीं, पहला क्या बनेगा? सप्लाई बनेगा। पहला बनेगा 7-1A। मानवी तो गलत है भाई, मानवी तो बिल्कुल ही नालायक बच्चा है, बिल्कुल ही नालायक बच्चा है मानवी तो। अबे नालायक, क्वेश्चन 7-1B का है पूरा। जब क्वेश्चन 7-1B का है तो 7-1A बीच में क्यों घुसा रहे हो हैं? जब क्वेश्चन 7-1B का है या 7-1C का है तो 7-1A बीच में क्यों घुसा रहे हो बताओ? एक बार चेक करो यहां पे क्वेश्चन क्या है। कह रहा है मिस्टर श्रीनिधि कौशिक रिसीव इंटरनेट डेकोरेटर सर्विस फॉर हर रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई फ्रॉम मिस्टर रेकिल ऑफ सिडनी। द अमाउंट पेड फॉर द $5,000 अब यहां पे अमाउंट पे कर दिया जी। अब अगर अमाउंट पे कर दिया तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, विद कंसीडरेशन है, चाहे वो इन द कोर्स में हो या ना हो, ये मैटर ही नहीं करता जी, ये मैटर ही नहीं करता। तो ये काम जो है भाई, ये काम तो 7-1B में सप्लाई बन ही जाएगा।
ये काम तो 7(1) बी में सप्लाई बन ही जाएगा। आगे देखो फिर, मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस फॉर हर रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा फ्रॉम हर ब्रदर मिस्टर वरुण रिजाइडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया wholly dependent on Srinidhi. Further, Miss Srinidhi did not pay any consideration for the said service. अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या ये काम यहाँ पे सप्लाई बनेगा? उसने सर्विस किससे ली है? ब्रदर से ली है, ब्रदर डिपेंडेंट है और ये काम जो है उसने रेजिडेंस के लिए ली है, नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है जी, ये कोर्स इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो यहाँ पे कवर ही नहीं होगा जी। उसके बाद विल योर आंसर बी चेंज इफ द अबव केस, इसने जो सर्विस ली है वो बिजनेस के लिए ली है, नॉट हर रेजिडेंट। तो अगर बिजनेस के लिए ली है तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, तो ये काम जो है यहाँ पे सप्लाई बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दो, ये काम जो है ये काम अब यहाँ पे सप्लाई बन जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ये आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखो भाई साहब आंसर देख लो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे जो तुम यस नो में गेम खेल रहे हो ना। देखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे देखो जी, ये तो उसने सिंपल लिखा है, 7(1) लिख दिया और 7(1) का मुझे आंसर दिया। फिर 7(1) में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन लिखी है, फिर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन लिखने के बाद लिखा है कि वो रिलेटेड पार्टी में कवर है या नहीं है, फिर उसने आंसर बताया कि वो सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा जी। ऐसे यहां पे उसके बेस पे उसने यहां पे आंसर बता दिया। बस ये पर ध्यान दो जी। यस प्रखर, यस यस। हाँ मेरे बच्चे, दिया था टेस्ट, मारो मुझे मारो, दिया था टेस्ट में, नालायक दोबारा नहीं कर सकते क्या? ये तो आपने टेस्ट में दिया था, ये क्यों करा रहे हो दोबारा? ये टेस्ट में दिया था, ये क्यों करा रहे हो दोबारा? अबे तो करा रहा हूं तो करा रहा हूं, कर लो। अरे भाई साहब, चलो आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। मेरे बच्चे लास्ट पार्ट नंबर सी में ये है कि उसने बिजनेस के लिए दी है। अब अगर बिजनेस के लिए रिलेटेड पार्टी है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, तो फिर तो वो सप्लाई बन जाएगा ना रिया, ठीक है। चलो अब आओ क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना एक बार जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो सारे बच्चे, आंसर दो मुझे जी, आंसर दो आंसर। वो कह रहे हैं ए होटल प्रोवाइड 4 days 3 night पैकेज वेयर इन द फैसिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर इज प्रोवाइडेड अलोंग विद द रूम एकोमोडेशन। बताओ जी, क्या कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है? सारे बच्चे बोल दो कॉम्पोजिट है, मिक्स सप्लाई है। भाई ये कॉम्पोजिट है भाई साहब, हेलो भाई साहब, ओए सुन, ओए चिंटू, ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। ये सप्लाई कौन सी है? कॉम्पोजिट सप्लाई है। और अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, इसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी उसके बेस पे वो रेट एप्लीकेबल होगा। फिर अगला क्या है? टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट के साथ में, टूथपेस्ट के साथ में उसने भाई साहब फ्री सोप। अब फ्री सोप, अच्छा मेरे को पता लगा भाई साहब, दूध से सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा का नमक भी आता है। कल हमारे गुरुजी के मंदिर में भंडारा था, तो मैं वहां सेवा करने के लिए गया हुआ था। 1 साल में वार्षिक भंडारा होता है, तो कल मैंने इसलिए तुम्हारी क्लास नहीं ले पाया। तो मेरे को पता लगा भाई साहब, पता क्या हुआ, मैं वहां पे चावल, जैसे भगवान की दया से थोड़ा बहुत, मतलब जैसे सेवा करते हैं थोड़े बहुत चावल, मतलब हम तो क्या ही बनाएंगे, बनवाने वाला भगवान है, हम बना लेते हैं। तो वहां पर एक बंदा निरमा खोल के डाल रहा, और मैंने वो पागल कहीं के सरफ डाल रहा है, कह रहा पागल है क्या, सरफ थोड़ा नमक है। मैं कहा सरफ है भाई, निरमा सरफ आता है। मुझे कल पता लगा निरमा का नमक भी आता है। मेरा दिमाग खराब हो गया, निरमा का नमक भी आता है भाई। दूध से सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, नहीं नमक भी आता है निरमा का भाई साहब, मुझे कल ही पता लगा। और वही लड़की घूमती हुई चिपका रखी यार, जो निरमा के ऊपर लड़की नहीं थी, जो निरमा के ऊपर ऐसे वो घूमती हुई लड़की थी, वही लड़की चिपका रखी। बताओ यार, कंफ्यूज कर रहे हैं निरमा वाले भी यार, हद होगी। लोग डर रहे भाई साहब, सरफ डाल दिया चावल के अंदर। हाँ देखो बच्चे कह रहे आता है, मेरे को खुद कल पता लगा यार भाई साहब, सरफ भी आता है। मेरे को नहीं पता कल सरफ वरफ आता है भाई साहब। बताओ यार, वो सरफ वो आता है, वो टाइड वाले, टाइड वालों की एड, यहां से निकलेगा टाइड। चौंक गए क्या? अरे चौंक गए भाई चौंकेंगे नहीं, व्हाइट शर्ट तूने और व्हाइट कर दी। हाँ मम्मियां शर्ट धोते धोते मर गई, मम्मी की और शर्ट व्हाइट नहीं हो रही, चौंक गए क्या?
नालायक। चलो जी, तो ये आपकी जो है ये मिक्स सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर है। अब यहां पे देखो आंसर कैसे लिखोगे, पहले वही आप यहां पे कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, अगर मान लो ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है तो पहले कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में डिफाइन करो, फिर अकॉर्डिंगली यहां पे आंसर देके आओगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? हाँ देखो बच्चा कह रहा है सर मैंने निरमा का नमक लिया था, मतलब मैं तुम्हें ये तो समझ में आ गया ना मैं झूठ नहीं बोल रहा। कई बच्चों को लगता है गेर तो नहीं रखा, बस मैं सही बोल रहा हूं, निरमा का नमक आता है जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर आप दोगे जी, इसका आंसर आप मेरे को दोगे, और क्वेश्चन नंबर 12 इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 12 इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 देखो जी, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 देखो। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 देखो फटाफट से जी, और ये आप करोगे इसका आंसर। हाँ दर्शन इनफ है, अगर आप वो क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट कर लोगे तो इनफ है। पूरा का मतलब पूरा कंप्लीट 100%। ठीक है जी, बताओ जी कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, नॉर्मल सप्लाई है। अब देखो जिन बच्चों ने पहले मेरे साथ ये क्वेश्चन हमने रेगुलर बैच के अंदर भी किया है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार किया है और ये मैंने आपको समझाया भी था। याद करो कॉम्पोजिट सप्लाई तो ये है नहीं, कॉम्पोजिट सप्लाई तो ये है नहीं। अब बच्चा इसमें ना मिक्स सप्लाई लिख के आता है। याद करो मैंने क्या कहा था, मिक्स सप्लाई की पहचान होती है कि सामने वाले बंदे ने सिंगल प्राइस चार्ज किया हो। अब सारे बच्चे बोल देना क्या यहां पे सिंगल प्राइस चार्ज किया है ना? सर उसने क्या बोला, ये अलग अलग आइटम है। अब उसने क्या किया, उसने इनवॉइस पे सेपरेटली प्राइस बताया, सेपरेटली। बट सामने वाले बंदे ने टोटल जो हमें दिए वो 1 लाख रुपए दिए। अब उसने हमें 1 लाख रुपए दिए, हमने उससे 1 लाख रुपए चार्ज नहीं किए। अब अगर हमने उससे 1 लाख रुपए चार्ज नहीं किए, हमने अलग अलग प्राइस चार्ज किया, तो ये नॉर्मल सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा, ये कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का। अब तुम बताओ 5 नंबर में क्या लिख के आओगे, ये बताओ 5 नंबर में क्या लिख के आओगे, बताओ 5 नंबर में इतना बड़ा क्या लिख के आओगे। सबसे पहले तुम कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन लिख के आओगे, फिर तुम मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन लिख के आओगे, फिर तुम ये बताओगे कि ये जो क्वेश्चन है ना ये कॉम्पोजिट में कवर हो रहा ना मिक्स में कवर हो रहा। कॉम्पोजिट में कवर क्यों नहीं हो रहा, नेचुरली बंडल नहीं है। मिक्स में कवर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पे सिंगल प्राइस चार्ज नहीं किया हुआ, इसलिए नॉर्मल सप्लाई है और इसमें इंडिविजुअल रेट ऑफ एप्लीकेबल होंगे। ये सारी बातें आपको वहां पे लिख के आनी है। देखो इन्होंने आंसर यहां पे छोटा सा दिया हुआ है, रीजन क्योंकि क्वेश्चन जो बना है ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बना था, बट अगर ये 5 नंबर का बन जाता है यू हैव टू एक्सप्लेन कंप्लीट कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई डेफिनेशन। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? लोग कर दो जिसको, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अगले पॉइंट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये आंसर आप दोगे मेरे कुछ, ये भी आंसर आप दोगे, मैं आंसर नहीं दूंगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो। 13 क्या है, वो कह रहा है मणिकरण ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ दिल्ली हैज सप्लाइड 20,000 पैकेज, 20,000 पैकेज उसने सप्लाई किया 20,000 पैकेज एट 30 ईच, एट 30 ईच टू मुखिजा गिफ्ट शॉप इन पंजाब। Each package consists of 2 chocolate, 2 fruit juice bottles and a packet of toy balloon. अब determine the rate of GST. चॉकलेट 18%, फ्रूट जूस 12%, टॉय बैलून 5%। अब बताओ ये क्या है, कॉम्पोजिट मिक्स सच। ये तो भैया ये तो तुम इतने इंटेलिजेंट हो, ये 100% मिक्स सप्लाई है। चेक करो उसने सिंगल प्राइस चार्ज किया। हेलो भाई साहब, ओए ओए हेलो इधर देख ले भाई, हेलो भाई साहब इधर देख ले, ये मिक्स सप्लाई है। अब सारे बच्चों बोलो मिक्स सप्लाई क्यों है जी, सिंगल प्राइस चार्ज किया है। अब यहां पे तुम क्या करके आओगे, पहले 274 में 274 के बेस पे मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन लिख के आओगे। पूरी डेफिनेशन लिखने के बाद फिर पूरी की पूरी वैल्यू पर यहां पे 18% जीएसटी, हाईएस्ट रेट वाला जीएसटी यहां पे एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो।
तो पहले मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन लिखोगे, फिर एज पर सेक्शन 8 मिक्स सप्लाई पे लगता है हाईएस्ट जीएसटी का रेट, और वो हाईएस्ट रेट यहां पे एप्लीकेबल करके आओगे, अकॉर्डिंगली यहां पे आंसर दोगे। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये लो जी, अब ये क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दो। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो जी। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो फटाफट से, जल्दी जी। सृष्टि जी, बिल्कुल जी सर। डेफिनेशन एज इट इज, हाँ डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं कर सकते भाई, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं कर पाओगे। प्रोविजन में तुम थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकते हो, बट डेफिनेशन में हेर फेर मत करना, क्योंकि अगर मैं एक बात बताओ यार, तुम मेरे नाम में अगर चेंज करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। मान लो मैं देखता हूं कई बार ग्रुप में बच्चे लिखते हैं विवेक गाबा, विवेक बाबा, ठीक है, विवेक ढाबा, ठीक है, विवेक ऐसे, मेरे को अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना मेरे को भाई। तो यार तुम नाम चेंज नहीं कर सकते। प्रोविजन थोड़े बहुत ऊपर नीचे अपनी लैंग्वेज में हो सकते हैं, नाम नहीं हो सकता जी। डन। बोलो फटाफट से बोलो जी, जल्दी बोलो। अब यहां पे क्या है? पीटीएल पुट लिमिटेड इज ए रिटेल स्टोर ऑन ए मर्चेंटाइज लोकेटेड इन 25 स्टेट और यूटी इन द कंट्री फॉर द पर्पस of clearance of stock of merchandise to attract the consumer. PTL Private Limited launch scheme of buy one get one free. अब बाय वन गेट वन फ्री, पहली बात तो समझ लो, बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है फॉर द सेम टाइप ऑफ मर्चेंटाइज। फॉर इंस्टांस वन शर्ट टू बी गिवन फ्री विद परचेज वन शर्ट। डिटरमाइन हाउ द टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर बाय वन गेट वन फ्री स्कीम डिटरमाइन। अब पहली बात मेरी कान खोल के सुन लो, ये कॉम्पोजिट सप्लाई भी हो सकती है, ये मिक्स सप्लाई भी हो सकती है। ये कॉम्पोजिट भी हो सकती है, ये मिक्स भी हो सकती है। और यहां पे प्राइस सिंगल चार्ज हो रहा है, यहां पे कोई दूसरी चीज बिल्कुल फ्री नहीं है। एक प्राइस चार्ज हुआ, उसी में दूसरी चीज भी इंक्लूड है। अब वो देखना पड़ेगा, अगर ये दोनों नेचुरल बंडल हैं तो कॉम्पोजिट सप्लाई है, अगर ये दोनों नॉट नेचुरल बंडल हैं तो यही सप्लाई मेरी मिक्स सप्लाई है। तो ये कॉम्पोजिट और मिक्स दोनों सप्लाई में कवर हो सकती है। बस ये बात ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब देख लो इसका आंसर, देख लो जी, एक बार आंसर पढ़ना सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे एक बार इसका आंसर पढ़ो, सारे के सारे बच्चे एक बार आंसर पढ़ो। अरे नालायक, ओए स्टैगर्ड डिस्काउंट नहीं है, स्टैगर्ड डिस्काउंट नहीं है, स्टैगर्ड डिस्काउंट कहां से आ गया? नालायक। आंसर पढ़ो एक बार सारे बच्चे इसका, सारे के सारे बच्चे फटाफट से इसका आंसर पढ़ो, जल्दी जल्दी आंसर पढ़ो। जल्दी आंसर पढ़ो इसका फटाफट से जी। शेड्यूल 1 पैरा 1 में यार, शेड्यूल 1 पैरा 1 इधर कहां है? त्रिशूल कहां है मेरा? त्रिशूल कहां है? दिमाग खराब कर रखा है। शेड्यूल 1 पैरा 1 किसका है? परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड विदाउट कंसिडरेशन। यहां पे वो क्या लग रहा है बे? नहीं, यहां पे वो कहां लग रहा है? शेड्यूल 1 पैरा 1 की बात कहीं से भी हो रही है या कुछ भी? वो कह रहा है बाय वन गेट वन फ्री सामान बेचा है, ये सप्लाई कॉम्पोजिट मिक्स है, ये बता दो। ठीक है जी, क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 18 का मुझे आंसर दो जी, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 16 का मुझे आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 16 का मुझे आंसर दो फटाफट से जी। अगर सेम होगा, अगर दोनों प्रोडक्ट बाय वन गेट वन अगर सेम है तो भी चेक करना पड़ेगा। देखो अगर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है मिक्स सप्लाई वाली कैटेगरी में आएगा।
ठीक है, बट ऑलवेज तुम्हें क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है तो फिर आप लिख के आओगे ऑन द बेसिस ऑफ केस। वो केस टू केस पे डिपेंड करता है कि कॉम्पोजिट सप्लाई बनेगा या मिक्स सप्लाई बनेगा जी। क्वेश्चन नंबर 16 बोलो जी, जल्दी जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, याद है आपको मैंने एक सर्कुलर करवाया था, याद है मैंने कहा था एक सर्कुलर करवाया था आपको, मैंने कहा था कि जो आपका वो होता है क्या नाम है लीकर, अब जो होता नहीं रात को देख, अरे भाई ये जो रात को शादियों में 12 बजे के बाद नहीं देखा नहीं, जिज्जा और फूफा, अब जिज्जा फूफा भाई सब देखते हो रात को 12 ये पैग वैग लगा लेते हैं और एक बांधता है ऐसे रुमाल, ये एक ऐसे रुमाल बांधता है और फिर यहाँ पे नू 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 नू, उधर फिर वो जिज्जा और फूफा ऐसा करके नागिन बन के डांस कर रहा होता है और फिर पीछे से टी शर्ट ऊपर उठ जाती है, उधर से बेटा देख रहा होता है, मेरे पापा मेरे को क्या हो गया, पापा नागिन बन गए बेटे रे, पापा नागिन बन गए, वो भाई साहब पूरा नू 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 नू। अब एक बात तो ये सारा काम किसका है, लीकर का ही तो है। तो तुम सब जानते हो लीकर पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, लीकर पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, बट लीकर बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, उस लाइसेंस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। एक सर्कुलर आपको मैंने बताया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट में लाइसेंस दे रही है तो लाइसेंस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो जी, बात समझ आ रही है। तो लाइसेंस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान देना जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो लाइसेंस भी यहां से बाहर निकाल रखा है, बट सिर्फ लीकर का लाइसेंस, जो अदर लाइसेंस है उन पे जीएसटी की बातें हो सकती हैं, जो लीकर के लाइसेंस की बात हो रही है वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो देख लो एक बार इसका आंसर देख लो सारे बच्चे, एक बार इसका आंसर देख लो सारे बच्चे फटाफट से, एक बार इसका आंसर देख लो क्वेश्चन नंबर 16 का। सर आपको कैसे पता इतना? मुझे सब पता है जी, ठीक है। तो ना ये गुड्स की सप्लाई बनेगा और ना ये सर्विस की सप्लाई बनेगा जी। आप भी किसी के जिज्जा फुफ्फा होंगे तो हाँ हैं, तो हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है, क्या हो गया फिर जिज्जा फुफ्फा हैं तो हर जिज्जा फुफ्फा ऐसे ही होते हैं। मैं अभी तो नहीं, आगे जाके बन जाएंगे हमें। जल्दी करो फटाफट से जी, डन। अब सुनो ध्यान से, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं जी, और 100% उसमें से तुम्हारे डाउट आने ही आने हैं। एक तो लिख लो क्वेश्चन नंबर 17 तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम मुझसे कल डाउट पूछोगे, मेरे को पहले ही पता है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, बट फिर भी देखता हूं कुछ बच्चे अगर करके आएंगे तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 17 तुम्हारा होमवर्क है, ये सारा क्वेश्चन बैंक का है, और क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास है, सबको पता ना क्वेश्चन बैंक है, नहीं पता तो बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे या तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करके सारे नोट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे जी, क्लिक करके सारे नोट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 17 में मेरे को पता था अरुण का डाउट होगा, और मेरे को पता क्या डाउट आपका, सर जी डेल क्रेडेरे एजेंट क्या होता है, यही डाउट है ना अरुण, इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो तुम्हें समझ में आ गया, मैं तो समझ गया यार अरुण, यार तुम्हारी बात नहीं समझूंगा, तुम्हारे मन में क्या डाउट आ रहा है, सर जी ये डेल क्रेडेरे एजेंट क्या होता है, यही डाउट है ना तुम्हारे मन। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा पढ़ लेना, एक बार दोबारा पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो इस क्वेश्चन को कल हम डिस्कस करेंगे, ये डाउट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हारा होमवर्क है जी, क्वेश्चन नंबर 19 तुम्हारा होमवर्क है, 18 19। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 22 तुम्हारा होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, बस ये। उसके बाद फिर हमारा सप्लाई का चैप्टर खत्म, फिर हम कल कॉम्पोजिशन लेवी वाला चैप्टर वो डिस्कस करेंगे, और कल टाइम ऑफ सप्लाई वाले के भी अगर टाइम लगा तो क्वेश्चन करेंगे जी, ठीक है जी। चलो तो इसको हम लॉक करते हैं, इसको हम लॉक करते हैं, सारे बच्चे इसको पढ़ के आना अच्छे से, कल हम फिर मिलेंगे सेम टाइम पे, और सारे बच्चे लाइक और कमेंट जरूर किया करो, और हर बच्चे के साथ में शेयर किया करो। आपका एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो आपके इस मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय जी।